हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कुछ बची हुई साइट्स जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखी थी। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा जिले में स्थित है। यह रफ़ीक मुगल ने खोज की थी। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज रफ़ीक मुगल ने की थी। राखीगढ़ी क्या है? प्राक हड़प्पा स्थल है जो प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमको देता है। राखीगढ़ी यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। सिंधु लिपि से युक्त हमको एक लघु मुद्रा मिलती है राखीगढ़ी से, जहाँ से बच्चे के पिट्ठू खेलने का भी साक्ष्य मिलता है। राखीगढ़ी से राखी क्या कर रही थी? बच्चों के साथ पिट्ठू खेल रही थी। तो ऐसे करके हम एक ट्रिक बना ली कि राखीगढ़ी से हमें पिट्ठू खेलने का साक्ष्य भी मिलता है बच्चों की। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी आता है। मिताथल जो है हरियाणा के भवानी जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, खोज रफ़ीक मुगल ने की थी। बच्चे के साथ बच्चे के पिट्ठू खेलने का साक्ष्य और लिपि युक्त लघु मुद्रा भी मिली है। साथ ही साथ सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। अब आता है मित्ताथल आता है हरियाणा में। मित्ताथल हरियाणा के भवानी जिले में स्थित है मित्ताथल, जिसकी खोज 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरज भान ने किया था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो सूरज भान, मित्ताथल हरियाणा भवानी। अब मैं क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि मित्ताथल, इसकी खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। यह हरियाणा के भवानी जिले में स्थित है मित्ताथल। अब आता है कुनाल भी कहाँ का है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुनाल नामक स्थान से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुनाल नामक नगर से हमको चांदी के मुकुट मिले हैं। कुनाल की खोज जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। 1974 में खोजा गया है। धौलावीरा सबसे इम्पोर्टेंट साइट आती है। धौलावीरा कच्छ गुजरात में पड़ता है, जिससे कि जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। अगर हमसे तहसील पूछ ले तो कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है धौलावीरा, गुजरात में। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और व्यापक उत्खनन पूछे तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है किसको? धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा है। यह मानसर और मनहर नदियों के बीच कदीरा द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा मानसर और मानहर नदियों के बीच में कदीरा द्वीप में स्थित है। धौलावीरा सफ़ेद कुआं, वीरा का कुआं, आयताकार नगर कहलाता है। धौलावीरा को क्या कहते हैं? सफ़ेद कुआं, वीरा का कुआं और आयताकार नगर कहते हैं धौलावीरा को। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय परिक्षेक्षणशाला धौलावीरा से मिली है। धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिलता है। यहाँ 16 तालाब भी मिले हैं। राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर हैं। भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर कौन कौन से? राखीगढ़ी और धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ में कौन से? भचाऊ तहसील में स्थित। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। 7 चरणों में डिवाइड है। मानसर और मनहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप में स्थित है। सफ़ेद कुआं, वीर कुआं, आयताकार नगर भी धौलावीरा को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी हमको धौलावीरा से मिली है। धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित है। साथ ही प्राचीनतम साक्ष्य हमको समुद्री तूफान के कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। सुनामी के भी साक्ष्य मिलते हैं। राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं। अब हम देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर में गनेड़ीवाला, पाकिस्तान के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा और बहावलपुर में गनेड़ीवाला पड़ता है। इसके बाद राखीगढ़ी जो है चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। 2015-16 में हुई खोज के आधार पर राखीगढ़ी का क्षेत्रफल कितना है? 410 हेक्टेयर माना गया। इस आधार पर कुछ विद्वान राखीगढ़ों को समस्त हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा मानते हैं, जिसका कितना क्षेत्रफल नापा गया? 410 हेक्टेयर का। राखीगढ़ी और धौलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो अगर हमसे क्रम पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, राखी ने धुल दिया किसको? काली को। तो राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा, इसके बाद इनके क्रम में हम जमा देंगे। जहाँ अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 किलों और 2 यानी दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। हमने देखे हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग, किला और निचले नगर में। वहीं धौलावीरा जो था ये एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। इसमें से 2 भाग आयताकार दुर्गीबंदी में
पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग मध्यमा यानी मध्यम वर्ग में निवास करते थे। अभी तक हमने क्या देखा था, किला देखा, दुर्ग देखा और निचले नगर देखा। अब हम मध्यम नगर भी देख रहे हैं, मध्यमा या मध्यम नगर। धौलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के से सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित दुर्ग में प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। धौलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य, खेल के स्टेडियम और सूचना पट यानी साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। हमको धौलावीरा से क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या थे, खेल के स्टेडियम भी थे और साथ ही साथ स्टेडियम के साक्ष्य के साथ साथ साइन बोर्ड, सूचना पट या साइन बोर्ड के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसमें 10 अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। धौलावीरा से बांध निर्माण या फिर कृत्रिम जलाशय यानी जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिलते हैं। धौलावीरा में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। धौलावीरा जो हमारा पड़ता है ये कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में पड़ता है, गुजरात में। खोज जगपति जोशी ने की थी। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। इसे सफ़ेद कुआं, वीरा का आयताकार कुआं, आयताकार नगर और वीरा का कुआं कहते हैं। भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगरों में दूसरे नंबर पे आता है। साथ ही साथ यह तीन भागों में विभाजित था। स्टेडियम के साक्ष्य, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, कृत्रिम जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी हमको मिले हैं। राज्यसभा के अवशेष का प्रमाण, गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ धौलावीरा से मिलते हैं। प्राचीन काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला है। सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर जो है, सर्वाधिक प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिलते हैं। धौलावीरा के उत्खनन और पतन के साथ सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं। 7 सांस्कृतिक चरण किसके प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से मिले हैं। अब आता है रोपण। रोपण पंजाब में रोपण हम क्या करते हैं, फसल को रोपते हैं, तो ये कहाँ पर ज़्यादातर होती है, पंजाब में होती है। टिक लगा लिया, रोपण पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपण का अगर हम देखें तो उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया और उत्खनित प्रथम स्थल रोपण है एवं दूसरा कालीबंगा है। जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो उसके बाद पहला खोजा गया उत्खनित क्षेत्र हमारा प्रथम स्थल कौन सा था, रोपण था, और दूसरे नंबर में कालीबंगा था। रोपण की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त एवं मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 स्तरीय क्रम मिले हैं। धौलावीरा से 7 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं और रोपण से हमको 6 स्तरीय क्रम मिल रहे हैं। रोपण से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिलते हैं। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल में ऐसे साक्ष्य नहीं हैं, परंतु इस प्रकार की प्रथा उन्नत पाषाण काल में बुर्ज होम में प्रचलित थी। बुर्ज होम में मिले हमको गर्तावास, रोपड़ से मिले कुत्ते के समाधान के प्राप्त। संघोल पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। संघोल की खुदाई जो थी एस तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। संघोल से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मृतभांड और ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। दीवारें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। संघोल से वृत्ताकार गर्त मिली। अगर हमसे पूछे वृत्ताकार गर्त कहाँ से मिली, तो वृत्ताकार गर्त हमको संघोल से मिलती है। अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त हुए लगते हैं, जो हमें लगता है कि यूज़ करते थे किसमें, अग्नि स्थल के रूप में। यहाँ से तांबे की 2 छैनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, बाली, मनके भी मिले हैं। बांडा जो है ये पंजाब में रोपड़ के पास ही बाड़ा नामक स्थल से पतोन्मुखी हड़प्पा सभ्यता के मृतभांड मिले हैं। बाड़ा जो है इसमें याद कर लो, पंजाब में आता है। मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। अखनूर चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है मांडा। यहाँ से हड़प्पा और ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त होता है। कहाँ से, मांडा से मिला है। त्रिस्तरीय क्रम कहाँ से मिलता है, मांडा से मिलता है। आलमगीरपुर यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे बाएं तट पर। हड़प्पा सभ्यता के इस सर्वाधिक पूर्वी पुरस्थल की खोज भारत सेवक संघ के तत्वाधान में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। भीराना हरियाणा में पड़ता है, भीराना हरियाणा में है। इससे प्राप्त माल मृतभांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित है, जिसकी तुलना मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। भीराना प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है।
हरियाणा स्थित भिराना से हमको प्राप्त लाल मृतभांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिलता है, जिसकी तुलना किससे की गई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की गई है। मांडा, मांडी जो है उत्तर प्रदेश के, देखो होता है मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर का है और मांडी उत्तर प्रदेश का है। हुलास, हुलास सहारनपुर यूपी का है। हुलास, यहाँ से गेहूं की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हुलास, हुलास सहारनपुर यूपी से हमको गेहूं की खेती का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है और यह उत्तर हड़प्पा कालीन है। सनौली, सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में मिलता है। विस्तारित समाधान का साक्ष्य मिलता है सनौली बागपत यूपी से। सनौली हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल है एवं इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल मानते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व का विशालतम कब्रगाह कहाँ है? सनौली बागपत यूपी से मिला है हमको। बालू हरियाणा से सर्वाधिक फसली साक्ष्य, सर्वाधिक फसल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बालू हरियाणा से। हम सोचते हैं बालू में थोड़ी ना फसल उगेगी, तो ऐसे करके हमने ट्रिक बना ली, जबकि सर्वाधिक फसल की साक्ष्य हमको बालू हरियाणा से मिलते हैं, जो गेहूँ, चावल, चना, तरबूज, अंगूर, खरबूज आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमको लहसुन का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अल्लादीनो पाकिस्तान में स्थित है। बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हड़प्पा का एक गांव था। अल्लाह के नाम पे लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे विश्वास करके अपने घरों में कोई भी सुरक्षा नहीं करते थे, तो बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ हड़प्पा का एक गांव कौन सा माना जाएगा? अल्लादीनो। अल्लादीनो सिंध की खोज WA फेयर सर्विस ने कराची के पास की। अल्लादीनो से टेराकोटा का जार, जिसमें सोने, चांदी, कांसे के आभूषण मिला है। एक बेल्ट पर 36 कार्नेलियन के मन के बीड्स मिले हैं। वस्त्र उद्योग का भी केंद्र था। बालाकोट, बालाकोट का उत्खनन जो है डेल्फ ने किया था। बालाकोट से किले, बंदोबस्ती, मर्तबान, स्नानागार सहित बड़े घर आदि मिले हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि बालाकोट कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान मकरान तट पर स्थित है, लासबेला जिला में पड़ता है। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति, मतलब कौन से नगर किस नदी किनारे है। तो मोहनजोदाड़ो, मोहन चांदोदाड़ो और कोटजी, ये तीनों सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदाड़ो, चांदोदाड़ो और चान्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये सिंधु सभ्यता के हैं। फिर आता है हड़प्पा रोपड़ बांडा। हड़प्पा रोपड़ बांधा रावी नदी किनारे हड़प्पा हड़प्पलिया रावीन है, तो हड़प्पलिया रावीन है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में पड़ेगा और बांडा भी कहाँ पर है? पंजाब में है, तो रोपड़ बांडा पंजाब में सतलज नदी बहेगी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो, चांदोदड़ो और कोटदी ये पाकिस्तान के सिंध में पड़ते हैं, इसलिए सिंधु नदी के किनारे स्थित माने गए हैं। ये मान लेंगे हम, ऐसे ट्रिक बना लिया। कालीगंगा, कालीगंगा घग्गर, काली घग्गर नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी, मांडा जम्मू कश्मीर में है, वहाँ चिनाब नदी रहेगी। वनावली वेस्ट हरियाणा पड़ता है, यहाँ सरस्वती नदी मिलेगी, रंगोई नदी। सुतकोटदा डास्क नदी के किनारे और सुतका कोहो शादी कौर नदी के किनारे है। सुतका कोहा जो है, सुतका कोह शादी और कौर नदी किनारे, और सुतका गैंडोर डास्क नदी के किनारे है। गैंडोर है तो डास्क नदी। बालाकोट, बालाकोट बिंदार नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर और रोजदी ये गुजरात की है। रंगपुर और रोजदी, रंग को रोज दिया किसने? गुजरात में, तो रंग रोजदी गुजरात, भादर नदी। रंगपुर रोजदी गुजरात में है, भादर नदी किनारे। मालवड़ ताप्ती नदी किनारे, मालवा हमने मान लिया, माँ से मालवा, माँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी। भगतराव या भगतराव नर्मदा नदी किनारे स्थित है, भगतराव या भगतराव। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ आता है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। और फिर आता है दैमाबाद, ये प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी, इसके किनारे स्थित है लोथल। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग देखें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीनतम विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी सभ्यताएं हमने देखी, ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जो उत्तम जल निकास प्रणाली हमको दिखाती है। सड़क देखें तो नगर योजना का जाल जो था, पद्धति ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें चेस बोर्ड पर आधारित थी। सड़कें एवं गलियां योजना अनुसार निर्मित की गई थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ मुख्य सड़क जाती थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें जो थी कच्ची मिट्टी से बनी होती थी, सीमेंटेड नहीं होती थी।
आज हमारे यहाँ जो सीमेंटेड मिट्टी वो होती हैं सड़कें, वो नहीं थी, कच्ची मिट्टी से बनी होती थी और एक दूसरे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कौन सी थी? नगर की मुख्य सड़क को, प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और जहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। नगरों में प्रवेश हम पूर्वी सड़क से करते थे और जहाँ ये सड़कें मिलती थी उसको ऑक्सफोर्ड कहते थे। ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी सड़कें, मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी थी। मोहनजोदाड़ो में जो सबसे चौड़ी सड़क मिलती वो 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी थी। नगर विन्यास देखें तो नगर नियोजन, नगर दो भागों में बटे थे। पश्चिमी टीला, पश्चिम बंगाल में क्या होगी? दुर्गा पूजा होती है, तो ऐसे ट्रिक लगा लिए। पश्चिम टीला, इसमें दुर्ग होता था, किला आयताकार क्षेत्र का होता था। पूर्वी टीला, पूर्वी टीला इसे निचला नगर कहते थे जो सामान्य जनता का निवास स्थान था। तो पश्चिम में दुर्गा पूजा, तो दुर्ग पश्चिम में थे और पूर्व में निचला नगर था। प्राप्त नगरों के, हमने वही देखा था कि धौलावीरा जो रहता है एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पे हमको तीन भागों में विभाजित मिलता है। किला, दुर्ग यानी किला, फिर निचले नगर के साथ साथ मध्यमा नगर भी मिलता है। प्राप्त नगरों के अवशेषों में पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले हैं। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले। कि पश्चिमी टीला जो था दुर्ग थे, यानी कि बड़े बड़े लोग रहते थे और सामान्य लोग पूर्वी टीले में रहते थे जो निचले थे। केवल लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल और सुरकोटदा ये दो दुर्ग ही थे। इन दोनों दुर्ग की देखें तो हम एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल के कौन से नगर जो थे एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाने का उद्देश्य जो था शत्रु आक्रमण से रक्षा करना नहीं था कि शत्रु आक्रमण करेगा, अपितु लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षा करना। तो उस समय आक्रमण का डर नहीं होता था, लुटेरों से, चोरों से, इनसे डर के कारण रक्षा की जाती थी। नालियाँ देखें तो जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी जो अन्य समकालीन सभ्यताओं से नहीं मिलती है। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी, ऐसी नहीं थी खुली नालियाँ ढकी हुई होती थी और कभी कभी चूने और जिप्सम का भी उनमें यूज़ होता था। घरों से जल निकासी हेतु मोरियों द्वारा जल निकासी हेतु मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों से गिरती थी। घरों में जो जल निकासी थी ये जल निकासी हेतु मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ होती थी। अगर हम भवन देखें तो हड़प्पा कालीन नगरों के भवन सामान्यतः छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे। इनमें 4 से 5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ है। प्रत्येक मकान में रसोई घर और स्नानागार होता था। घरों के दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क की ओर खुलकर गली के पिछवाड़े में खुलते थे। जो घर के दरवाजे होते थे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे कि दरवाजा खोला सड़क आ गई, बल्कि कहाँ खुलते थे? पिछवाड़े में खुलते थे, घर के या गली की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे जैसे स्नानागार, अन्नागार। ये क्या थे? सार्वजनिक भवन थे जो कोई भी जहाँ जाके नहा सके और सामान रख सके, इस टाइप के। ईंट, हड़प्पा सभ्यता के भवन एवं नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। कच्ची ईंटों की जगह पक्की ईंटों का भी यूज़ किया गया है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटें मिली हैं। कालीबंगा और रंगपुर ये दो ही ऐसी जगह थी जहाँ कच्ची ईंट है, बाकी सब जगह हमको पक्की ईंट मिलती हैं। सभी जगहों की ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। सामान्यतः एक ईंट का आकार 10.25 गुणा 5 गुणा 2.25 था। बड़ी ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदाड़ो से मिलती है। सैंधव ईंट चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटों की चिनाई एवं जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की जाती थी। रक्षा प्राचीर, सड़कें एवं चबूतरे में कच्ची ईंटों का यूज़ होता था। केवल कालीबंगा में एक फर्श में अलंकृत ईंटों का यूज़ हुआ है। कालीबंगा का एक फर्श मिलता है हमको, वहाँ भी हमें अलंकृत ईंटों का यूज़ देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन इसका व्यापक विस्तार और नियोजित नगरों को देखकर लगता है कि सभ्यता में शासन एवं पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को एक विस्तृत सामान्य साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना जो पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था। जैसे राजा संचालित करता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति संचालित
संचालित कर रहा प्रधानमंत्री, वैसे ही उस समय पुरोहित जो रहता था, पुरोहित वर्ग, ये संचालित करता था। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया किसने? व्हीलर धर्म की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हंटर जो आए उन्होंने क्या कहा? राजतंत्रात्मक ना होकर मोहनजोदाड़ो का शासन जनतंत्रात्मक था। किसने बोला? हंटर बोलते हैं। मैके के अनुसार मोहनजोदाड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। क्या मैके क्या कह रहे हैं कि प्रतिनिधि शासक था, उसके हाथ में मोहनजोदाड़ो का शासन था। वहीं एस.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। एस.आर. राव कहते हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व का प्रथम महान साम्राज्य था। वहीं ए.एल.एम. वाशम ने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक मानी है और पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना है वासम ने। हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि सभ्यता जो थी, हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। अब देखते हैं सामाजिक जीवन। मोहरों पर अंकित चित्र और माता देवी की मूर्तियों से क्या लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर ऐसा लगता है कि समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक इत्यादि वर्गों में विभाजित था। समाज में 4 वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, श्रमिक वर्ग और व्यापारी वर्ग, 4 वर्ग थे। शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। हड़प्पा स्थलों से तलवार, ढाल, कवच, शस्त्रागार आदि के प्रमाण नहीं मिलते। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का यूज पुरुष और महिलाएं दोनों करती थीं। मनोरंजन देखें तो मनोरंजन के लिए पासे का खेल यानी शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि साधन थे। लोथल से खेलने का बोर्ड और मोहनजोदाड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हमको टेराकोटा के मुकुट भी मिलते हैं। समाधान। शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: पूर्ण समाधान, समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, इसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, नाम से स्पष्ट हो रहा आंशिक, इसमें शव का पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग भूमि में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार, हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदाड़ो के कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा के शव जो थे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था और दक्षिण दिशा की ओर पैर होते थे। शव पात्रों के चित्रण में मयूर का चित्र चित्रित किया जाता था। धार्मिक जीवन, देखो मयूर का चित्र जो है शव पात्रों के चित्रण में हमको मिलता है कि ये शव का जो है। अब आता है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था किंतु प्रभावशाली नहीं था। पुरास्थलों से मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता यानी पशुपति, नाग, लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पूजा देखें तो मातृ देवी की होती थी। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। मार्शल क्या कहते हैं? माँ से मार्शल, माँ से मातृ देवी को ही पृथ्वी देवी कहा है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु हैं। इसके बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंस है। हमें मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिलती है जिसमें 3 मुख वाला हमको पुरुष है, ध्यान की मुद्रा में बैठा दिख रहा है, जिसके सिर पर क्या है? सींग है। और मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु हैं, जिसमें बाईं ओर गैंडा, एक भैंस, गैंडा बैठी है, भैंस बैठा है, दाईं ओर हाथी और एक चीता है। दाएं ओर देखें तो हाथी, चीता है और बाईं ओर देखें तो गैंस और भेंड़ा है और सामने 2 हिरण है। यह पशुपति शिव का स्वरूप माना जाता है। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है, प्रोटो शिव। पशुपति, योगीश्वर और नटराज के रूप में शिव की पूजा, मातृ शक्ति की पूजा, पीपल पूजा, वृक्षभ एवं अनेक पशुओं देवताओं संबंधित लिंग पूजा, जल की पवित्रता पूजा, मूर्ति पूजा, योगाभ्यास, यज्ञ आदि तत्व परवर्ती धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता से लिए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। कालीबंगा से हमको अग्निकुंड, फायर अल्टर के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः ये यज्ञ वेदी थे। हड़प्पा सभ्यता में मिले स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। नाग पूजा, जल पूजा और योग क्रिया का प्रचलन था। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर हमें पशु बलि के भी प्रमाण मिलते हैं।
भारत में लिंग पूजा का आरंभ जो था संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति में हुआ था। पीपल, सबसे पवित्र वृक्ष पीपल था। और बदक, इसे फाख्ता भी कहते थे, इसको पवित्र पक्षी माना जाता था। फाख्ता बदक को कहते थे जो पवित्र पक्षी था, और सबसे पवित्र वृक्ष पीपल था। हाजा पक्षी यानी मोर का भी महत्व है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से हमको मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन बनावली के एक भवन से हमें मंदिर होने का अनुमान लगता है। कहाँ से? बनावली से। अब आता है आर्थिक जीवन। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। कृषि, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार प्रधान थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये व्यापार प्रधान थी, किंतु आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आज भी कृषि ही था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा से हमको प्राक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा से संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का यूज़ करते थे, ये हमको पता चला है इससे। हड़प्पा सभ्यता जो थी बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का ही एक विकसित रूप थी। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। बलूचिस्तान से गबरबंद बांध एवं अफगानिस्तान के शोरतुगई से नगरों के साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान से हमको क्या मिलते हैं? गबरबंद बांध, और अफगानिस्तान के शोरतुगई से हमको नहरों के साक्ष्य मिले हैं। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का यूज़ होता था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एवं अन्य नगरों से हमको ग्रेनरी यानी अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नवंबर के महीने के बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में गेहूं एवं जौ बोते थे तथा अप्रैल में फसल काट लेते थे। ये लोग क्या करते थे कि नवंबर के महीने की बाढ़ का पानी उतरता था जैसे वैसे ही उपजाऊ मिट्टी में गेहूं और बो देते थे, और अप्रैल आते ही उसको काट लेते थे। प्रमुख फसल देखें तो हड़प्पा सभ्यता में अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान मिलती है हमको। चावल, गेहूँ की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास। एक किस्म जो है ब्रांसी काजुनसी भी मिली है। चावल के साक्ष्य देखें, चावल के साक्ष्य लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और कालीबंगा से मिलते हैं, जबकि बाजरा के साक्ष्य हमको लोथल, हड़प्पा और सुरकोटदा, शोरतुगई से मिलते हैं। गेहूं, जौ एवं कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ से प्राप्त होता है कि लोगों को गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान था, ये मेहरगढ़ से पता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो था गेहूँ और जौ था। जौ को यव भी कहते थे। गेहूँ एवं जौ का प्रसार जो है पश्चिमी एशिया से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग रागी एवं ईख से परिचित थे। दोथल से चावल और बाजरे के, बानावली से जौ, तिल एवं सरसों के, हड़प्पा से गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। सिंडोन नाम दिया है जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। गुजरात के नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पाकालीन किसान रहते थे। अब आता है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। क्या क्या? बैल, गाय, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। वहीं गुजरात का नेसदी गांव पशुपालकों का केंद्र था। पशुपालकों का केंद्र कौन सा था? गुजरात का नेसदी गांव गुजरात जो था पशुपालकों का केंद्र था। गाय, ऊँट, घोड़ों का अंकन हमको मोहरों पर नहीं मिलता, ना हमको गाय मिलती किसी भी मोहर पर, ना तो ऊँट मिल रहा है, ना कहीं कहीं घोड़े का अंकन मिल रहा है। गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति भी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में कुंवड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा गुजरात नगर से मिलते हैं। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिर्फ गुजरात में ही मिल रहा है हमको ये साक्ष्य। शेर के अवशेष भी नहीं मिले हैं, ना तो शेर के मिले हैं, ना घोड़े से परिचित भी नहीं थे लोग, हमने ऐसा मान लिया। मोहनजोदाड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। बलूचिस्तान स्थित रानी घुंटरगई से निम्न स्तरीय धरातल से घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से कुछ शताब्दी पहले के हैं। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प एवं कला एवं धातु देखें। शिल्प कला एवं धातु में हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबे और टिन का अनुपात देखें तो तांबा 9 का रेशो रखते थे और टिन का अनुपात 1 रहता था। कांसे के औजार बहुतायता में नहीं मिले हैं। हड़प्पा काल के मृदभांडों का निर्माण जो था कुम्हार की चौक पर किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल और काले होते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। मोहनजोदाड़ो के मृत भांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर हमको लेख भी मिलते हैं। सबसे प्रमुख उद्योग जो था वस्त्र उद्योग था। सीप एवं मोती उद्योग, लोथल एवं बालाकोट में मनके बनाने के कारखाने, लोथल, बनावली, भगासरा एवं चांदहुदड़ों में तथा शंख शिल्प का केंद्र बालाकोट और नागेश्वर में स्थित है। कार्नेलियन मनकों का कारखाना चांदहुदड़ो एवं मोहनजोदाड़ो से मिलता है। व्यापार देखें तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण थी। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, बार्टरी सिस्टम चलता था, धातु के सिक्कों का यूज नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से व्यापक संबंध थे। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी जो थे मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेहुला का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। मोहनजोदाड़ो की एक मोहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। लोथल से फारस की मोहरें और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। हमें कहाँ से मिली बेलनाकार? कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें और लोथल से फारस की मोहरें भी मिलती हैं। बहरीन दिलनुमा द्वीप के व्यापारी जो थे विदेशी व्यापार में बिचौलियों का कार्य करते थे। दिलमुन को सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य, साफ सुथरा नगर और हाथियों का देश कहा गया। किसको? दिलमुन को सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य, साफ सुथरा नगर और हाथियों का देश कहा गया। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान का तथा जलीय व्यापार में मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुटको, गैंडोर, बालाकोट, अल्लादीनो, लोथल, सुरकोटदा अरब सागर के तट पर सैन्यकालीन बंदरगाह थे। आयात की जाने वाली वस्तुएं जिसमें देखते हैं टिन, चांदी ईरान अफगानिस्तान से आता था, टिन और चांदी। तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से आता था। सोना जो था ईरान अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के कर्नाटक से आता था। फिरोजा ईरान से आता था, फिरोज़ा। हरा अमेज़न नीलगिरी की पहाड़ी से आता था, हरा अमेज़न नीलगिरी की पहाड़ी, फिरोज़ा ईरान। सोना ईरान अफगानिस्तान दक्षिण भारत कर्नाटक। तांबा जो था खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान। टिन चांदी जो थी ईरान अफगानिस्तान से आती थी। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान दक्षिण भारत से। लाजवर्द जो था बदख्वासा अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाया था। लाजवर्द जो था बदख्वासा अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से लेते थे। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था, शिलाजीत। लाल गोमेद राजस्थान और काठियावाड़ कश्मीर से लाल गोमेद। नील रत्न बदख्वासा अफगानिस्तान से। हरितमढ़ी दक्षिण भारत से आती थी, हरितमढ़ी सेलखेड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से। शंख कौड़ियाँ जो थी सौराष्ट्र कच्छ गुजरात दक्षिण भारत से मंगाई जाती थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा और निप्पुर किश उमा आदि शहरों में पाई गई हैं। तेल अस्मार यानी मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। सिंधु एवं मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में हमको मातृशक्ति की उपासना होती थी। बैल, बतख और पाषाण स्तंभ जो थे पवित्र माने जाते थे। मेसोपोटामिया सुमेरिया के अभिलेखों से मेलुहा सिंध प्रदेश के मेलुहा क्या था? सिंध प्रदेश था। इसके साथ व्यापार के दो मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख है, दिलमुन बहरीन और माकन। इसका समीकरण ओमान से किया जाता है। माकान या ओमान, माकन को ओपान कहते थे और दिलमुन बहरीन था। मेलुहा को नाविकों का देश एवं काले विदेशी लोगों की भूमि भी कहा जाता था। मेलुहा जो था इसको हम नाविकों का देश और काले विदेशी लोगों की भूमि कहते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए एक प्रमुख बंदरगाह उर था। उर जो था मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु एक बंदरगाह था। मिस्र के साथ व्यापार मुख्यतः लोथल से होता था। सुत्का गैंडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता है। सुत्का गैंडोर को क्या बोलते हैं? हड़प्पा व्यापार का चौराहा सुत्का गैंडोर को कहा जाता था। सर्वाधिक आयात जो थे धातुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों का होता था। मापतौल हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत मापतौल प्रचलित थी। तौल की इकाई जो थी 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 300, 640 आदि। इनके बाद दशमलव पद्धति पर आधारित थे। मेसोपोटामिया से सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिलता है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना और सीप का बना पैमाना कहाँ? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। इनका उपयोग जो था संभवतः लंबाई मापने में होता था। कालीबंगा से हमको मिट्टी का पैमाना मिला है। सबसे अधिक प्रचलित बाड़ जो था 16 मान का था, जो वजन में 13.625 ग्राम का था।
लिपि देखें तो हड़प्पा लिपि की अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। यह भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है तथा इनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है, जो ब्रूस्टोफोर्डन यानी सर्पाकार रूप में लिखी जाती थी। इसमें मुख्यतः 52 चिन्ह थे। ब्रूस्टोफोर्डन शैली थी, 52 मूलतः चिन्ह थे और इसको भाव चित्रात्मक पिक्टोडोली लिपि भी कहते हैं। इनकी लिखावट दाईं से बाईं ओर होती थी। हड़प्पा लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर थे। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह जो था मछली का चिन्ह था, सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। लिपि और धर्म के नमूने जो हैं, लिपि एवं धर्म के नमूने मोहरे के अतिरिक्त मृतभांडों पर भी मिले हैं। सैंधव लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना 1853 ईस्वी में कनिंघम को मिला था। अधिकांश लिपि के नमूने सैलखेड़ी की मोहरों पर मिले हैं। हड़प्पा लिपि देशी है और पश्चिम एशिया की लिपियों में कोई संबंध नहीं है। फादर हेरोर ने इस लिपि को तमिल लिपि का आदि रूप माना है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास KN वर्मा, प्रोफेसर SR राव और I महादेवन ने किया था। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास LA वेडन ने किया था 1925 में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख जो है 26 चिन्हों वाला मिलता है हमको। भाषा देखें तो बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति ब्राहुई भाषा बोलती थी, जो कि एक द्रविड़ भाषा थी, जिसके स्रोत के रूप में सिंधु सभ्यता की भाषा को भी माना जाता है। मोहरें देखें तो अब तक विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से हमको लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदाड़ो से लगभग 500 मिल चुकी हैं। हड़प्पाकालीन मोहरें जो हैं सैलखेड़ी की बनी होती थी। लोथल और देसलपुर से तांबे से बनी मोहरें भी मिली हैं। लोथल से बटन के आकार की मोहर मिली है। सैंधव मोहरें जो थी वर्गाकार, कुछ आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। सबसे अधिक मोहरें हमको वर्गाकार मिलती, चौकोर। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियां अंकित हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मिलता है, जबकि वेदों से व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों में हमको व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिल रहा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरों पर हमें व्याघ्र का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है पीपल और बिना कुबड़ वाले बैल, एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का है। लोथल और कालीबंगा से एक मुद्रा छाप यानी कि राज मुद्रांकन मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की एक मोहर के चित्र की तुलना सुमेरियन पौराणिक पात्र गिलगमेश से की गई। जो मोहनजोदाड़ो है, इसकी मोहर के चित्र की तुलना जो है सुमेरियन पौराणिक पात्र गिलगमेश से की जाती है। अब देखेंगे मृद मूर्तियाँ या टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनका यूज़ खिलौने और पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाने में होता था। नारी मृद मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में हैं। इन मृद मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति से किया गया है। इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ? हाथ से चिकोटी पद्धति, पिंच एंड प्रेस्ड मेथड से किया गया है। समस्त मृद मूर्तियों में 73% जो है पशु पक्षियों और 25% मानव मूर्तियां हैं। पशुओं में सर्वाधिक कुबड़ वाला वृषभ, पक्षियों में गौरैया की सर्वाधिक मृद मूर्तियां हैं। गाय की आकृति मोहरों और मृद मूर्तियों पर हमें कहीं भी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता से निम्न चीज़ों के कोई अवशेष नहीं मिले, जिसमें नहर एवं सिंचाई के शोरतुगई को छोड़कर कहीं पर भी हमको नहर सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नदी, उपासना, सिंह, पन्ना, लोहा या मंदिर, इनके हमको साक्ष्य नहीं मिले हैं। परवर्ती या उत्तर हड़प्पा संस्कृति। 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया और यह सभ्यता पतोन्मुख हो गई। इसके बाद परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रंगपुर और प्रभासपत्तनम से परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते कहाँ से? रंगपुर और प्रभासपत्तनम से। भारत में उत्तर हड़प्पा के 980 स्थल हैं जो सर्वाधिक हैं। यह संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विद्यमान थी। सिंध में से झूकर या झांकर संस्कृति, हड़प्पा और बहावलपुर में से कब्रिस्तान एच संस्कृति और पेशावर में गंधार कब्र संस्कृति कहा गया है। गंधार कब्र संस्कृति के एक स्थल कटेलाई से 2 ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मालिक के साथ घोड़ों को दफनाया गया है। कहाँ से? कटेलाई से मिली है। भगवानपुरा हरियाणा और दधेरी पंजाब में। पंजाब से पांडु वर्णी मृत भांड वाली संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। गुजरात के रंगपुर, रोजदी, प्रभासपट्टन, डावरकोट, पादरी, कनेवाल से लाल चमकदार मृतभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियाँ जो थी मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता और ताम्र पाषाणिक थीं।
परवर्ती हड़प्पा के लोग काला धूसर, ओपरा, मृतभांड का यूज़ करते थे। भगवानपुरा से हमको उत्तर हड़प्पा काल के लोग पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पा स्थलों पर यह नहीं पाया गया, सिर्फ भगवानपुरा में मिला। उत्तर हड़प्पा के लोग जो थे पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। अब आता हड़प्पा सभ्यता का पतन। व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना। व्हीलर ने जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति भी विकसित की थी। सर्वप्रथम रामप्रसाद चंद्र ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया और सर्वप्रथम जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन किया था। डेल्स ने और रामचंद्र ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। सिरिन रत्नाकर ने मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द व्यापार के पतन ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना। तो हमें प्रमुख पतन के कारण उनके वो आ जाते, तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और राम प्रसाद चट्टा और पिगट ने आर्यों का आक्रमण। आर्य आक्रमण पिगट और क्या तो कहते हैं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड बच्चे थे, है ना, पिगट और पिगट चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने क्या बोला, आर्य आक्रमण किया है। वहीं एसआर राव और मार्शल और मैके ने बाढ़ के लिए बोला है। एसआर राव, जॉन मार्शल और मैके बाढ़। फिर एचटी लैम्ब्रेक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने सिंधु नदी का मार्ग बताया। किसने, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स, इन्होंने सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन बताया। स्टाइन, आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष गुरदीप ने शुष्कता एवं क्या तो कहते जलवायु परिवर्तन बताया है। वहीं एम.आर. साहनी, रॉबर्ट राइक्स एवं जॉर्ज एफ. डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तन बताया है, भूकंप के कारण बाढ़। के.यू.आर. कनेडी ने मलेरिया बताया है, प्राकृतिक आपदा। जॉन मार्शल प्रशासनिक स्थिरता कौन बताते हैं, जॉन मार्शल। फेयर सर्विस और रफीक मुगल थापर ने पारिस्थितिकी असंतुलन बताया। धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल गग्गर हकरा नदी क्षेत्र का मार्ग सूख जाना बताते हैं। अब अन्य तक देखें तो तरखान वाला डेरा राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। यह हड़प्पा सभ्यता का पाटरी केंद्र था। कौन, तरखानवाड़ा। शिकरपुर गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। शिकरपुर गुजरात में। कानमेर हड़प्पा कालीन स्थल, नवीनतम उत्खनित स्थल है। कानमेर गुजरात, ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है नवीन अभी अभी उत्खनन हुआ इसका। गुजरात के कच्छ से, कानमेर से भारत जापान की संयुक्त टीम द्वारा 2006 में उत्खनन किया गया। इस उत्खनन में बड़ी संख्या में मनके और सेलखेड़ी के मनके मिले हैं। गुजरात की भुज तहसील यानी कच्छ जिला में शिकारपुर से हड़प्पा स्थल का उत्खनन कुलदीप भान और अजीत प्रसाद ने किया था। कहाँ से, भुज तहसील, कच्छ जिला, शिकारपुर से। कच्छ स्थित जूनीकोरन, यहाँ से हमको 2 स्टेडियम मिलते हैं। जूनीकरम कच्छ से। नागेश्वर, नागवाड़ा, कुंतासी गुजरात के हड़प्पाकालीन स्थल है। कुंतासी का उत्खनन 1988 में हुआ था। कुंतासी से हमको बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और जूनीकरम से स्टेडियम के। 2 स्टेडियम जूनीकरम से और कुंतासी से हमको बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कुंतासी फुल्की नदी के किनारे है। लोथल और बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से भैंस की हड्डी की बनी स्केल मिली है। कहाँ से, धौलावीरा से। हड़प्पा से मानव अस्थि पंजर के निकट बकरे का अस्थि पंजर मिला। कहाँ, हड़प्पा से। मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विकास संभवतः हुआ, इसका पश्चिम से कोई संबंध नहीं था। सुरकागैंडोर से नगरदुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं सुरकागैंडोर से। स्वात घाटी उत्तर हड़प्पा का उत्तरी छोर माना जाता है। लोथल से सोना धातु के अवशेष नहीं मिले हैं। बाघ से लड़ते व्यक्ति का चित्र मोहनजोदाड़ो की मोहरों पर है। मोहनजोदाड़ो से हमें मिट्टी के रथ का भी एक नमूना मिलता है। राखीगढ़ी तत्कालीन महानगर था। आगे की वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।